नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है और हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें सिक्स्थ का मैं ज्योग्राफी का एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुका हूं और सेवन्थ के एनसीईआरटी के से 2 चैप्टर मैं एक वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम या पीसीएस के एग्ज़ाम या अगर कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना होता है, क्योंकि उसके बिना आपकी तैयारी अधूरी होती है। केवल फैक्ट के आधार पर आप कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। ओके, इसलिए एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िएगा और शुरू से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे तो फैक्टों को कम रटना पड़ेगा आपको। ओके, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हमें तीसरा चैप्टर कंप्लीट करना है। और 2 चैप्टर अगर आप जाके नहीं देखेंगे तो ज्योग्राफी में चीज़ें अधूरी रह जाती है अगर आप उनको पूरा नहीं देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि 3 मंडल होते हैं। एक होता है स्थल मंडल जो आपका भूभाग है, एक होता है जल मंडल जो आपका वाटर है पृथ्वी पर, और एक होता है वायुमंडल जो आपका एयर है। और इन तीनों के ट्राई जंक्शन को कहा जाता है जैव मंडल। ओके, जैव मंडल इसको कहा जाता है। तो आज स्थल मंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित, आपको पता ही है कि पृथ्वी पर 7 बड़े प्लेट मौजूद होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, भारत ऑस्ट्रेलिया का प्लेट है, एक यूरेशियाई प्लेट है। आपने सुना होगा कि स्थल मंडल जो है पृथ्वी पर वो 7 अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। गौण प्लेट भी हैं छोटे छोटे, लेकिन मुख्य रूप से 7 बड़े बड़े प्लेट हैं। ओके, ये प्लेटें निरंतर रूप से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक दूसरे से चलती रहती है, गतिमान रहती है। यानी कि जो हमने पिछले लेक्चर पढ़ा था कि मेंटल होता है, तो मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो पिघला हुआ है और उसी पर ये जो आपका भूस्थल दिखता है, जो आप परपटी देखते हैं, भूपरपटी, वो गतिशील अवस्था में रहती है, घूमती रहती है। इतना क्लियर है। और ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, जिसके कारण से भारी भूकंप आता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। कई सारे जगहों पर आपको दिख सकते हैं, जैसे हिमालय जो वलित पर्वत का निर्माण हुआ है वो किसके किसके टकराने से हुआ है, तो यूरेशिया प्लेट और भारत प्लेट जो है इसके टकराने से किसका निर्माण हुआ है, तो इसके टकराने से निर्माण हुआ है हिमालय का। तो ये प्लेटें हमेशा गतिशील रहती हैं। और गतिशील क्यों रहती हैं, क्योंकि उनके नीचे का जो भाग है, जो मेंटल है, उसका जो ऊपरी भाग है, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो पिघला हुआ अवस्था में है, जिसके कारण से उस पर तैरती रहती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग में पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण से ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर जो आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि 3 परत होते हैं। एक होता है आपका बाहरी भाग, उसके बाद से बीच का भाग होता है, इसको मेंटल कहा जाता है, फिर आपका कोर का भाग होता है। तो जो मेंटल का बाहरी भाग है वो पिघला हुआ मैग्मा है, जिसके ऊपर ऊपरी भाग जो है हमेशा तैरती रहती है। ओके, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा क्रियाकलाप में दिखाया गया आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यही वृत्तीय रूप में घूमती रहती है। ये आपको मान लीजिए ऊपर का प्लेट है, ये पिघला हुआ मैग्मा जो है इस प्रकार से घूमती रहती है, जिसके कारण से क्या होता है, ये जो ऊपर आपको प्लेट दिख रहा है इसमें गति होती रहती है, हमेशा ही गतिशील रहती है ये। और ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखिएगा। किसी पिघले हुए चीज़ पर आप किसी भारी वस्तु को भी रख दीजिए, अगर उसका डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, उस पर वो गति करेगा, उस पर इधर से उधर भागेगा। जैसे जल में अगर आप बॉल को फेंक देंगे तो क्या होगा, बॉल तैरेगा, इधर उधर भागेगा। ओके, प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण से गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होती हैं उनको अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। पृथ्वी पर 2 प्रकार की बल मुख्य रूप से घटित होती है। कौन कौन से, ये पृथ्वी है तो इसके अंदर के भाग से कोई फोर्स लग सकता है और इसके बाहर से भाग से कोई फोर्स लग सकता है। जो अंदर के भाग से फोर्स लगते हैं उनको एंडोजेनिक कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर के भाग से लगते हैं अंतर्जनित, जिनका ऐसे फोर्स जिनका जन्म अंदर हुआ है, पृथ्वी के अंदर से हुआ है, उनको एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको बहिर्जनक या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। कुछ ऐसे भी बल होंगे जो पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होंगे और यहीं से लग सकते हैं पृथ्वी पर, उनको क्या कहा जाता है, तो एक्सोजेनिक कहा जाता है। एक्सो और इंडो, इसको ध्यान रखिएगा। एंडो का मतलब पृथ्वी के अंतर में उनका जन्म हुआ उस बल का, और एक्सोजेनिक का मतलब होता है कि पृथ्वी के बाहर उस बल का जन्म हुआ है। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि हो सकती है। भूकंप और जो ज्वालामुखी है ये क्या है, तो ये आकस्मिक गति होती है। अब जो आगे बल के नाम आएंगे इनको कृपया ध्यान रखें, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या इसको लिख कर रख लीजिए। कौन कौन से बल हैं भाई, तो पृथ्वी की गतियाँ 2 भागों में होती हैं। एक होता है इंडोजेनिक, एक होता है एक्सोजेनिक।
इंडोजेनिक को दो भागों में बांटते, एक आकस्मिक होता है मतलब कि अचानक से घटित होने वाला, एक होता है पटल निरूपण बल जो धीरे धीरे घटित होता है। जैसे हिमालय का निर्माण कोई एक दिन में नहीं हुआ, वो धीरे धीरे सने 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 लगभग में लाखों वर्ष लगे तब जाके पर्वत निर्माणकारी बल उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होता है, जिसका एग्जाम्पल आप हिमालय के रूप में ले सकते हैं। आकस्मिक बल का मतलब क्या होता है, एकदम से आपको दिखेगा उसका प्रभाव, जैसे भूकंप तुरंत आपको पता चलता है, ज्वालामुखी तुरंत आपको पता चलता है, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है तो वो भी आपको तुरंत से पता चलता है कि लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। तो ये क्या है, ये है आकस्मिक बल जो अंतर्जनित कारणों से उत्पन्न होते हैं, यानी कि इंडोजेनिक रीजन्स के कारण से, इंडोजेनिक फोर्स के कारण से उत्पन्न होते हैं। दोनों में अंतर पता चल रहा है। एक होता है पटल निरूपण कहा जाता है जो धीरे धीरे काम करता है, लाख वर्ष में इसका प्रभाव दिखेगा आपको। ओके, अगला है बहिर्जनित यानी कि एक्सोजेनिक जिनको कहा जाता है फोर्स। ये क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण जो होते हैं बहिर्जनिक होते हैं। नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद ये क्या करते हैं, ये भी पृथ्वी के स्वरूप को बदलने का काम करते हैं। और ये एक्सोजेनिक है यानी कि पृथ्वी के सतह के ऊपर से इनका जन्म हुआ है तब जाके काम हो रहा है। इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। अब कुछ शब्दावलियों को देख लेते हैं। जैसे स्थल मंडलीय प्लेट किसको कहा जाता है भाई, देखिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये है पृथ्वी, ये ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग है, ये पृथ्वी का भूपर्पटी का भाग है। यहाँ पर आपको समुद्र है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ये पूरा पूरा हिस्सा ही तैर रहा है, जिसको प्लेट की संज्ञा कह दी जाती है। तो यही स्थल मंडलीय प्लेट होते, बड़े बड़े प्लेट। पूरा प्रशांत महासागर एक प्लेट है, पूरा प्रशांत महासागर ही किसके ऊपर तैर रहा है, तो ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग के ऊपर जो पिघला हुआ मैग्मा है उसके ऊपर वो तैर रहा है। और प्रशांत महासागर अपने चारों तरफ के जो अलग अलग प्लेट हैं, उत्तरी अमेरिकाई प्लेट, दक्षिण अमेरिकाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, एशियाई प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इन सभी को टक्कर मार रहा है। इसलिए प्रशांत महासागर के चारों तरफ आपको क्या दिखेगा, अग्नि मेखला कहा जाता है इसको, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके चारों तरफ दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की घटनाएं आपको देखने को मिलती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि प्रशांत महासागर का प्लेट जो है वो अपने आस पड़ोस के सारी प्लेटों से टकरा रही है। अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला है ज्वालामुखी। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक ही निकलते हैं, इनको ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी के बारे में तो आपको पता ही होगा। ज्वालामुखी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसको क्रेटर कहा जाता है, इसको क्रेटर कहा जाता है बंधुओं। और देखिए अलग अलग जगहों से भी ज्वालामुखी का निकास हो सकता है। ये मैग्मा है, ये मैग्मा है यहाँ पर, और यही जब बाहर आ जाता है तो इसको लावा कह दिया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये परपटी है और ये मेंटल है। मेंटल के ही हिस्सों में ये पिघला हुआ मैग्मा जमा रहता है, जो जहाँ पर सतह कमज़ोर होती है वहाँ से ये बाहर निकल कर आ जाते हैं। और यही ये मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर इस प्रकार से शंकु का आकार ले लेते हैं। इस प्रकार से शंकु का आकार ये पूरा ग्रहण कर लेते हैं। तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके जो शब्दावली है, जैसे क्रेटर किसको कहा जाता है, लावा कौन सा होता है, तो लावा बाहर में होता है और मैग्मा अंदर में होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे डिफरेंस हैं जिसके कारण से आपके सवाल गलत हो सकते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। यहीं से सवाल पूछा गया था। जैसे ये है पृथ्वी, तो भूपर्पटी के नीचे वो स्थान, जैसे ये स्थान है, यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, तो भूकंप शुरू हो रहा है, तो इसको उद्गम केंद्र कहा जाता है। इसको उद्गम केंद्र कह दिया जाता है। ओके, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अब ये इसका ऊपर वाला जो भाग है इसको अधिकेंद्र कहा जाता है, इसको अधिकेंद्र कह दिया जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पिछली बार ही बीपीएससी में इससे सवाल पूछ लिया गया था। अंग्रेजी में भी बता देता हूँ। इसको कहा जाता है एपिक सेंटर। एपिक सेंटर इसको कहा जाता है, एपिक सेंटर ऊपर वाले को। ओके, और नीचे जो है इसको कहा जाता है फोकस। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा इन दोनों में अंतर को। नीचे जो होता है पृथ्वी के अंदर जो होता है वही फोकस होता है। एपिक सेंटर का मतलब जहाँ सबसे पहले भूकंप को महसूस किया होगा, यानी कि पृथ्वी के ठीक ऊपर का, एपिक सेंटर के फोकस के ठीक ऊपर का भाग, सतह का ऊपर का भाग, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एपिक सेंटर, अधिकेंद्र कहा जाता है। और जो नीचे है उसको क्या कहा जाता है, उद्गम कहा जाता है। इसको आप ऐसे भी याद रखिएगा। अधिकेंद्र को लिखने के लिए दो शब्दों की जरूरत होती है, अधि और केंद्र, यानी कि एपिक और सेंटर। जबकि उद्गम को लिखने के लिए एक ही शब्द की जरूरत पड़ती है, उद्गम, तो यानी कि फोकस। याद रखने का अलग अलग तरीका होता है। एग्जाम में मुझे पता है आप जाकर भूल जाओगे इतना आसान चीज़। यहाँ आपको आसान लग रहा है, वहाँ पर जाकर भूल जाओगे, इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ। नीचे उद्गम एक ही शब्द है तो फोकस। एपिक और सेंटर में दो शब्द आपको दिख रहे हैं तो उसको अधि और केंद्र करके याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले चीज़ों को देखते हैं क्या है। आगे देखिए क्या है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है, यानी कि तरंग के रूप में गमन करती है। इस प्रकार से गमन करती है, इस प्रकार से गमन करती है। इसलिए आपको देखा होगा कि एक भूकंप का झटका महसूस होने के बाद उसके कुछ देर बाद तुरंत से आपको दूसरे भूकंप के झटका भी महसूस होता है। तो ये
क्यों होता है? तो ये इसी के कारण से होता है। ओके, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है। जैसे अफगानिस्तान में भूकंप आता है तो वहाँ का झटका तो दिल्ली में भी महसूस होता है, लेकिन दोनों के जो आपका रिएक्टर स्केल है उसमें फ़र्क आ जाता है। अगर यहाँ पर 6.6 का था तो यहाँ पर 6.1 का हो सकता है या 5 का हो सकता है। भूकंप धीरे धीरे आते आते कमज़ोर हो जाता है। जैसे अगर आपने तालाब में कभी कंकर पत्थर फेंका होगा तो देखा होगा आपने, तालाब में एक वेव बन जाती है, उसी वेव की बात हो रही है। तो जहाँ पर कंकर फेंका गया था वहाँ पर वेव की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है और सबसे बाद में जाकर वेव की ऊंचाई बिल्कुल कम हो जाती है, दिखती भी नहीं है आपको। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए इसी को कहा जाता है फोकस। और देखिए यहाँ के इससे जैसे जैसे आप बाहर जाते जाएंगे तो क्या हो जाता है, ये वेव हैं ये कमज़ोर पड़ती जाती हैं, धीरे 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 चारों दिशाओं में निकलती हैं। क्योंकि अगर आप ये पत्थर फेंकेंगे पानी में तो आपने देखा होगा इस प्रकार से गोल गोल वेव बनती है। तो उसी की बातें यहाँ पर हो रही हैं, वही सब चीज़ें, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को सही रखिए तो आपको कुछ भी ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं वो हैं एल तरंगे। पी तरंगे केवल और केवल, पी तरंगे को पोर्टेबल करके आप ध्यान रखिएगा। वैसे इनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, लेकिन आपको मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। इनको पोर्टेबल यानी कि ये सॉलिड, लिक्विड और एयर, सॉलिड लिक्विड, मुख्य रूप से सॉलिड लिक्विड ही ध्यान रखिएगा। सॉलिड लिक्विड जो होता है इन दोनों में ये गमन कर सकती हैं। सॉलिड और लिक्विड जो होता है इन दोनों में ये गमन कर सकती है। कौन? तो प्राइमरी वेव्स, पी वेव जिनको कहा जाता है, पी तरंग कहा जाता है। एस तरंग जो होती है केवल और केवल सॉलिड में ही आगे बढ़ सकती है, केवल चलने के लिए इसको सॉलिड चाहिए। जैसे ही इसको एस तरंग को लिक्विड मिलेगा ये वहीं पर कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसलिए भूकंप छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। सब ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। पी वेव जो है इसके चलने का माध्यम क्या है? तो सॉलिड है, लिक्विड है, सभी माध्यमों में चल सकती है। एयर में तो भूकंप आएगा नहीं। ये जो एस तरंगे हैं ये किस किस में चल सकती हैं? मुख्य रूप से केवल और केवल एस फॉर सॉलिड में, वैसे सेकेंडरी वेव कहा जाता है लेकिन सॉलिड में चल सकती हैं। एल तरंगे जो होती हैं सतह पर गमन करती हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो एल तरंगे पैदा करती हैं। कहीं पर भी जो आप सुनते हो भूकंप से नुकसान हुआ है वो एल तरंगों के कारण ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। कहाँ पर? तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्सों में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। वैसे भूकंप आने से पहले रेडॉन जो गैस होती हैं उनका मात्रा बढ़ जाता है एयर में। तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे गाय है और हाथी है, कुत्ते भी होते हैं जो इस गैस को अनुभव कर सकते हैं और इसके कारण से उनके बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। रेडॉन गैस जो होते हैं उनकी मात्रा अचानक से एयर में बढ़ जाती है भूकंप आने से पहले। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों को उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आ जाना। इन सब के माध्यम से स्थानीय लोग जो होते हैं, पारंपरिक तरीका है क्या? तो भूकंप को पता लगाने के कुछ पारंपरिक तरीके हैं। ओके, गुजरात में भूकंप और वर्तमान में तो कुछ दिन पहले तुर्की में आया था, ये आपको पता ही होगा। भुज में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, ये आपको पता होगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, है ना, लेकिन भूकंप को मापने का जो स्केल होता है वो कौन सा होता है? तो उसको रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे भूकंप लिपि कहते हैं। भूकंप को मापने का यंत्र होता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। इससे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं गिरने से क्षति पहुँचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत अधिक शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझी जाती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि अगर 7 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया है तो ये जो है कितने देर तक रहा है। अगर 1 सेकंड के लिए आया था तो भी ये नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यही अगर 10 सेकंड भी ठहर जाए तो भारी नुकसान पहुंचा देता है। तो कितने समय के लिए भूकंप आ रहा है वो भी मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। इन्होंने कुछ तरीके वगैरह बताए हैं, ये तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे आपको पता तो ज़रूर होना चाहिए भूकंप के दौरान क्या करना होता है। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज़ के नीचे सबसे पहले होता है अपने सर को ढक के कहीं भी छुप जाना। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी का स्थान, टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण, तस्वीर, इनसे थोड़ा सा दूर होकर रहना होता है। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्त परिवार सदस्यों को भी जागरूकता फैलाएं। जागरूकता फैलाइए थोड़ा सा बाहर जाकर। मुख्य सलाहकृतियों पर अब हम लोग आ गए। ऊपर आपने 2 फोर्स का नाम पढ़ा, एक था अपक्षय और एक कौन सा था? अपर्दन, इरोजन।
अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों को टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। सैल का मतलब क्या समझाया था मैंने उस दिन भी, रॉक होता है। सैल का मतलब होता है रॉक। रॉक के टूटने से क्या होता है, तो अपक्षय की क्रिया होती है। भू दृश्य जो होते हैं, भू दृश्य जो होते हैं पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। जल के द्वारा, वाटर के द्वारा, हवा के द्वारा जिसको पवन कहा जाता है, या फिर किसी भी कारण से, हिमनद के कारण से या फिर किसी और कारण से, एयर के कारण से, किसी भी कारण से अगर मिट्टी का घटक जो है उसमें क्षय हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको अपर्दन की क्रिया कही जाती है। वायु, जल अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन व निक्षेपण का ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज जो आपको उत्तर भारत का मैदान दिखता है, जब मैं उत्तर भारत का मैदान बोलूँ तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए ये पूरा इलाका मैं बात कर रहा हूँ। ये ही आपका हिमालय है, ये आपका मैदानी भाग है, ये आपका नीचे का दक्षिण भारत का इलाका है जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है। तो ये उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, तो हिमालय की जो नदियाँ हैं, ये हिमालय से सारी मिट्टी को ला कर यहाँ पर भर दिया उन्होंने और ये उत्तर भारत का निर्माण हुआ है हज़ारों वर्षों में जाकर। पहले ये उत्तर भारत का मैदान जहाँ पर आज है, वहाँ पर एक गहरी खाई हुआ करती थी। यूपी बिहार जहाँ पर अभी है, वहाँ पर एक गहरी खाई हुआ करती थी। उस खाई को हिमालय की नदियों ने भरते 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 लाखों साल में एक मैदान बना दिया जो आज दुनिया के सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी किस क्रिया के द्वारा होता है, इन्हीं सब क्रियाओं के द्वारा होता है। नदी के कार्य क्या होते हैं, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खरे ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। क्या मैदानी भागों में आपको वाटरफॉल दिख सकता है, क्या नहीं, क्योंकि मैदानी भागों में तो नदियाँ नीचे बहती हैं, सरपट बहती हैं, कहीं ऊंच नीच तो है नहीं कि नदियाँ कहीं पाठार से उतर रही है या किसी बड़े ढलान से उतर रही है। लेकिन अगर आप पाठारी प्रदेशों में जाएंगे या पहाड़ी प्रदेशों में जाएंगे, यानी कि मैदान से उत्तर आप जाइए, हिमालय में जाएंगे, या मैदान से आप दक्षिण जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे, तो आपको क्या दिखेगा, वाटरफॉल दिखेगा, जलप्रपात दिखेगा। क्योंकि पाठारों प्रदेश से, पहाड़ी प्रदेश से जल जो है वो नीचे की तरफ गिरती दिखेगी और वही तो वाटरफॉल होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा, तो एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात उत्तरी कनाडा में है। नियाग्रा फॉल जिसको कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। कनाडा चर्चा में है और यूएसए, इसकी सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थिर है, तो नियाग्रा फॉल स्थित है, इसको पता होगा। और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सी है, तो अब यही एनसीईआरटी का फैक्ट है, अगली बार यही पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। नियाग्रा तो पूछ चुका है। विक्टोरिया जो वाटरफॉल है ये कहाँ पर है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नियाग्रा फॉल का फोटो देख सकते हैं, ये क्या है, तो ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। अब आप मुझे बताइए किस नदी या झील पर स्थित है ये, सर्च कीजिए, बताइए। मैं कोई बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप गूगल करना जानते हैं, एक बार देखिए। जब नदी मैदानी क्षेत्र प्रवेश करती है तो मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोरदार मोरों को विसर्प कहा जाता है। विसर्प दिख रहा है आपको, ये मोरदार ऐसे 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 बनती जाती हैं। अब देखिए इसी में क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बच्चे हैं नहीं, आप लोग समझ जाएंगे आराम से। जैसे देखिए नदी बह रही है ऐसे 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 ऐसे, कल को नदी यहाँ से यहाँ बह गई, मान लीजिए अपर्दन करते करते यहाँ से यहाँ तक बहने लग गई, तो नदी का जो ये इलाका आपको दिख रहा है, ये इलाका दिख रहा है, ये यहाँ से कट जाएगा और ये इलाका देखिए कैसा दिख रहा है, इस प्रकार का इलाका दिख रहा है। ये गाय का खुर जैसा लग रहा है, यानी कि गोखुर कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। अब पता चला गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है, चाप झील। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ें। समय के साथ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाता है। जैसे ये जो है ये चाप झील बन गया है। मान लीजिए कल को यहाँ से यहाँ तक नदी बहने लग जाए, ये इलाका पूरा कट जाए, तो ये पूरा का पूरा चाप झील का निर्माण हो जाएगा, चाप झील का निर्माण हो जाएगा।
फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आती है। कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है। पानी ज़्यादा आ गया तो यहाँ तक बह रही थी, तो यहाँ तक चली गई, तो अब इस पूरे इलाकों को डुबा देती, इसी को बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। अब नदी जो मैदान में बह रही है, ये नदी तो ऐसे ही नहीं बह रही है, इसमें कुछ गाद भी है। ये गाद क्या करती है, जब यहाँ पर बाढ़ आएगी तो सारा का सारा मिट्टी ले जाकर वहाँ पर छोड़ देती है। जब बाढ़ आती है तब तो मुश्किल होता ही है लोगों का जीवन। बाढ़ वाले क्षेत्रों से पता कीजिएगा कभी, लेकिन जब बाढ़ चली जाती है तब ज़्यादा कठिन जीवन होता है, क्योंकि बहुत ही मोटी सी मिट्टी की परत छोड़ जाती है और उस मिट्टी में ना तो गाड़ी चल सकती है। बाढ़ में कम से कम नाव तो चलती है, लेकिन बाढ़ का जब पानी उतरता है तो उस मिट्टी में ना तो गाड़ी चल सकती है, ना साइकिल चल सकती है, ना पैदल आप चल सकते हैं, क्योंकि कहाँ पर कितनी गहराई है उस मिट्टी में ये भी नहीं पता चल पाता दलदल में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और लेकिन वो मिट्टी जब सूख जाती है तब उस पर जो कृषि की जाती है, जिसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है, तो बहुत ही उपजाऊ होती है। उसमें किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं, बस आप छिड़क दो तो भी उपज जाएगा, इतनी ज़्यादा उपजाऊ होती है वो। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है, इसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ओके। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी, अन्य पदार्थ जमा, ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। जो यूपी और बिहार का आपको मैदान दिखता है, बाढ़कृत मैदान का उदाहरण होता है। जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ मैदान है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। जब जलोढ़ मिट्टी पुराना हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बांगर, इसको कहा जाता है बांगर मिट्टी कहा जाता है, बांगर मिट्टी कहा जाता है। नदी के उथित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी जो है वो अनेक धाराओं में बंट जाती है। ये देखिए मुख्य नदी आ रही थी, ये अलग अलग धाराओं में विभाजित, इसको वितारिका कहा जाता है, जिनको वितारिका कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है, ये अपने साथ लाए मलबों का निक्षेप करने लगती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहानों का निर्माण करती, सभी मुहानों का अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा एक चीज़, इसमें कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था, ये नदियाँ धीरे धीरे बहकर आ रही हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लाकर बहुत सारा मिट्टी छोड़ दिया। यही नदी अगर तेज़ी से आती तो, और इससे मिट्टी भी नहीं रहती तो ये किसका निर्माण करती है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है। जो आपके अरब सागर में गिरने वाली मैक्सिमम नदियाँ, वो एस्चुरी का निर्माण इसलिए करती है क्योंकि वो ढलान से गिरती हैं एक, और वो पठारी प्रदेशों से आती हैं जिनमें मिट्टी नहीं होता। नर्मदा नदी में मिट्टी का अभाव होता है, लेकिन गंगा नदी में मिट्टी खूब होती है। तो नर्मदा नदी जब गिरती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है, लेकिन गंगा नदी जो है वो किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी मुहाने तक पहुँचते पहुँचते इतनी धीमी हो जाती है कि वो सारा मिट्टी वहीं पर छोड़ देती है, अलग अलग वितरिका में बढ़ जाती है। जबकि नर्मदा नदी एक तेज़ी के साथ, बहाव के साथ बहुत तेज़ी से मिलती है समुद्र में, इसलिए वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ये चीज़ क्लियर हुआ, एस्चुरी और डेल्टा में बहुत फ़र्क होता है। 69 बीपीएससी में भी दिया हुआ था कि एस्चुरी शब्द एक था, सवाल में एक शब्द था जिसके आधार पर आप पूरा आंसर निकाल सकते थे। मैंने दिखाया था, पीटी का सवाल था। तो इसको ध्यान रखिएगा। डेल्टा किसको कहा जाता है, विश्व की कुछ नदियों का नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। आप मुझे बताइए कि मिसिसिपी नदी का डेल्टा कहाँ है, बड़े बड़े नदियों का, नील नदी का डेल्टा कहाँ है, नील नदी का। आप मुझे बताइए कि कांगो नदी का डेल्टा कहाँ है। आप मुझे बताइए कि जाम्बेजी नदी का डेल्टा कहाँ है। यूरोप की वोल्गा नदी का देखिए जरा डेल्टा कहाँ है। इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने नदी का नाम लिया ना सब यूपीएससी का सवाल है। जाम्बेजी नदी पूछा हुआ है 2020 ईस्वी में, वोल्गा नदी पूछा हुआ है 2021 ईस्वी में। देखिए उलटकर, आपको 20-21 के सारे पेपर में नहीं मिलते हैं क्या ये सब, तो उलट कर देखिएगा इनका डेल्टा कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बना रही हैं, और ये आपको खुद से करना पड़ेगा क्योंकि सीख जाएंगे तभी आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए समुद्री तरंगों के कार्य, ये क्या था, तो नदियों के द्वारा अवसादों का जो होता है। और समुद्र के तरंग है, ये पत्थर बना हुआ है, इसमें इतनी बार टकराती, इतनी बार टकराती, इतने सालों से टकरा रही कि यहाँ पर छिद्र कर देती हैं या किसी संरचना का निर्माण कर देती हैं। तो ये सब समुद्री अपरदन के कारण से होता है। समुद्री तरह के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। तट के समीप जो स्थलाकृति दिखता है आपको, तट के जो समीप में आपको दिखता है, कोस्ट के समीप में कुछ स्थलाकृति दिखती है, अलग अलग आकार दिखते हैं पत्थरों पर बने हुए, वो सब समुद्र का काम होता है। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे द्वारा दरार विकसित होता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, समुद्री गुफा कहा जाता है।
और इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय महराव बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहा जाता है। देखिए, दीवार ही केवल बची है। लगातार अपरदन से पहले इनमें छेद किया, फिर इनमें महराव बनाया, फिर महराव भी तोड़ दिया, अब दीवार बची है। कुछ साल बाद वो भी बह जाएगी और इस समुद्र का काम है सारा, पानी करती है और कोई इसमें नहीं कुछ करता। स्टैक कहा जाता है। ये जो दीवार अकेले बेचारे खड़े हैं, इनको स्टैक कहा जाता है। देखिए, समुद्री गुफा का निर्माण हुआ है, ये थोड़े दिन में और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद से इसका महराव भी, इसका छत भी टूट जाएगा क्योंकि कमज़ोर हो जाएगा, नीचे से समुद्र इसको कमज़ोर करेगी। फिर ये अकेला ऐसा दीवार खड़ा हो जाएगा, इसको स्टैक कह देंगे। ओके, फिर कुछ दिनों बाद क्या होगा, ये स्टैक भी गायब। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए होते हैं। ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहा जाता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलीन का निर्माण करती हैं। आपको लग रहा होगा कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, समुद्री पुलीन वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधा सीधा इसका डेफिनेशन पीटी में भी पूछ लिया जाता है। ये सब अपरदन किसके कारण से हो रहा था, ये सब इरोजन हो रहा था आपका किसके कारण से, तो समुद्र के कारण से। ऊपर नदियों का मैंने पढ़ाया आपको, ये समुद्र को पढ़ा दिया। अब हिमनद जो आपको दिख रहा है, हिमनद का मतलब होता है बड़ा सा बर्फ का सीला। ओके, वो जब पिघलती है तो हिम से निकलने वाले एक नदी का निर्माण करती है, उसी को हिमनद कह दिया जाता है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टान से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों का अपरदित कर देते हैं। अब इनके नीचे तो बहुत ही कठोर से चट्टान होते हैं, तो इनके नीचे की मिट्टी का भी क्या कर देते, अपरदन कर देते हैं। गोलास मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ा सा हिमनद था और ये यहाँ पर बैठा हुआ था, तो इसके कारण से क्या हुआ, यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। अब धीरे धीरे ये बर्फ़ पिघलने लग गया, तो बर्फ़ पिघलने के बाद क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक पूरा का पूरा टैंक हो जाएगा जिससे पानी भर जाएगा, झील जैसा दिखेगा, है ना। हिमनद के द्वारा लगाए गए जैसे बड़े सैल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। निक्षेप हिमनद या हिमोड का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे ये सुंदर झील बन जाता है। लेकिन ये झील बड़े खतरनाक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इन झील के जो तटबंध आपको दिख रहा है, ये जो झील के तटबंध है जिसमें पहले बर्फ़ था, बर्फ़ के पिघलने से इस झील का निर्माण हुआ है। ये झील के तटबंध होते बहुत कमज़ोर होते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, सिक्किम के बाढ़ के कारण से मैंने न्यूज़पेपर इसको डिस्कस किया था। और ये कमज़ोर होते हैं, इनमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए या ज़्यादा जल भर जाए वर्षा के कारण या भूकंप आ जाए, ये टूट जाती हैं और इसके कारण से फ्लैश फ्लड की घटनाएं देखी जाती। हिमालय क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं देखी जाती हैं। ये हिमनद के द्वारा बनाए जाते हैं झील। उन झीलों के तटबंध के टूटने से अचानक से लाखों लीटर पानी बह के शहर में आ जाता है, जिसके कारण से फ्लैश फ्लड की घटनाएं देखी जाती। केदारनाथ का आपदा याद कीजिए, वो भी फ्लैश फ्लड के कारण ही हुआ था। और अभी अगर आप सिक्किम का घटना देखिए करंट में, तो वो भी फ्लैश फ्लड के कारण ही हुआ है। अब जो हिमनद था उसने भी एक निर्माण किया। देखिए यहाँ पर उसका नाम भी दिया, सबका नाम ध्यान में रखिएगा। हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। अब जो रेत हैं, ये रेत जो हैं पवन जो चलती हैं तो पवनों के कारण से रेत उड़ते हैं और ये रेत बहुत बड़ी मात्रा में अपरदन करते हैं, है ना। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? नहीं देखा होगा। बालू टिब्बे कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए, कर सकते हैं। ये देखिए, बालू का बड़ा बड़ा टिब्बा का मतलब होता है ऊंचा सा पहाड़ जैसा दिखने वाला। अभी यहाँ पर दिख रहा है, मान लीजिए बहुत तेज आंधी चली तो उड़ के 1 किलोमीटर बाद दिखेगा आपको। ये रेगिस्तान है पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। पवन का मतलब होता है गतिशील वायु। मैंने उस दिन बताया था, गतिशील वायु को कहा जाता है पवन। रुकी हुई जो वायु होती है उसको पवन नहीं कहा जाता है। जो गतिशील है, जो चल रही है, उसी को पवन कहा जाता है, एयर कहा जाता है, हवा कही जाती है। ओके, रेगिस्तान में आप छत्रक आकार का सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहा जाता है। ये देखिए छत्रक सैल है अलग अलग, ये देखिए बड़े बड़े, है ना। पवन सैल के ऊपरी भाग के अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सैल के आधार संकीर्ण व शीर्ष जो होते हैं विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर साथ अपने रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो एक रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है और इनको बालू का टिब्बा कहा जाता है। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कह दिया जाता है। और चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। जब ये बालू के कण जो होते हैं बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं बिल्कुल, तो इनको कहा जाता है लोयस।
और गोबी जो मरुस्थल है वहाँ पर बड़ा सा लोयस का मैदान पाया जाता है। चीन के इलाकों में, चीन में लोयस का दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है, लोयस कहा जाता है उसको। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर पर हम लोग चलते हैं और इनको ज़रा मिलाने की कोशिश कीजिएगा, कौन सा चीज़ कहाँ पर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके कुछ कारणों को भी बताइएगा, किस कारण से किस चीज़ का अपर्दन होता है, इनको बड़ा ज़रा भरिएगा बैठकर। चलिए आगे बढ़ते, वायु पर आगे हम लोग। अगला जो चैप्टर है आपका वो है वायु। इस चैप्टर में 100% कॉन्सेप्ट होगा। जो कॉन्सेप्ट को समझ गए उनको दोबारा इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे इस चैप्टर को, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही होता है मुख्य रूप से। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पहला, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, ये चीज़ क्लियर है। यानी कि एक जगह अगर बहुत सारा वायु है तो वहाँ से वायु निकलकर जहाँ कम वायु है वहाँ पर जाएगी। जैसे एक बैलून है, बैलून में एक छोटे से जगह में ढेर सारा वायु भरा हुआ रहता है, इसलिए बैलून में जैसे ही थोड़ी सी छिद्र होती है, यानी कि बैलून का प्रेशर क्या था, बहुत ही हाई था, बैलून में एक छोटी सी छिद्र होती है तो सारा का सारा वायु निकलकर बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा एयर जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में चलेगी। ये कहीं पर भी होगा, कहीं पर ही पूरे पृथ्वी पर यही चीज़ होता है। इसके उदाहरण आपको हर जगह दिखते हैं। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, वायु जो होती है दुनिया में, कोई भी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, वो चीज़ फैल जाती है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। फैल जाने का मतलब वो बाहर की तरफ वहाँ से जाएंगी। ठंडा होने पर कोई चीज़ सिकुड़ कर बैठ जाती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। और आपको मैंने जो अक्षांश देशांतर पढ़ाया था वो तो याद ही होगा आपको। ये 0 डिग्री है, ये ऊपर 23.5 डिग्री क्या है, तो ये है आपका कर्क। नीचे 23.5 डिग्री क्या है, तो ये है आपका मकर। ऊपर जो होता है उसके ऊपर होता है शीतोष्ण कटिबंध, उसके सबसे ऊपर आपका शीत कटिबंध, उसके बाद से ध्रुवीय क्षेत्र आ जाता है। नीचे भी एक ऐसी ही कहानी होती है। इतना तक तो क्लियर है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको समझ लिया तो ज्योग्राफी का आधा हिस्सा आपने समझ लिया, और अगर इसको नहीं समझा तो ज्योग्राफी का आधा हिस्सा आपका छूट जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, फैक्ट भी आपको बताता चलूँगा। पहले इसी को पढ़ लेते, देखिए क्या लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ मैं। आगे बढ़ते देखते हैं क्या है। हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। क्यों है पृथ्वी के चारों ओर वायु भाई? ये अर्थ है, इसको चारों ओर वायुमंडल क्यों है? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी ने इस वायुमंडल को होल्ड करके रखा हुआ, इसीलिए वायुमंडल है। ग्रेविटी नहीं है तो वायुमंडल नहीं है। अब बिना ग्रेविटी के कोई प्लैनेट हो ही नहीं सकता है, यानी कि लगभग सभी प्लैनेट पर कोई ना कोई गैस उसके आवरण में होंगे, जहाँ पर उसका ग्रेविटी अगर बहुत कमज़ोर है तभी वहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन वो गैस कौन कौन से हैं? जैसे कहीं पर मीथेन का हो सकता है, जैसे कुछ ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर H2SO4 का वातावरण है, यानी कि वहाँ पर एसिड है वातावरण में चारों तरफ, लेकिन वहाँ पर होंगे ज़रूर कुछ न कुछ। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। कौन सा गैस आप सांस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे क्या लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होता है। एवं सूर्य की किरण के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करते हैं। वायुमंडल जो है ये आपके यूवी रेज से भी बचाते हैं। यूवी रेज के लिए कौन सा परत जिम्मेदार होता है? तो ओजोन परत जिम्मेदार होता है। ओजोन किस में होता है? तो समताप मंडल में होता है। जोड़ते जाइए एक दूसरे चीज़ों को। सबसे निचला मंडल होता है क्षोभ, फिर आपका समताप मंडल होता है, फिर आपका मध्य मंडल होता है, फिर आपका आयन मंडल होता है, फिर आपका बहिर्मंडल होता है। ये कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही ध्यान में रहना चाहिए, सीक्वेंस में ही ध्यान में रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़ेंगे एक चीज़ को समझते हुए। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल जाएंगे और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट याद कीजिए, मैंने पहले भी बताया और आज फिर से बता देता हूँ। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। नहीं तो रात में टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि हम यहाँ पर रह नहीं सकते हैं, और दिन में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम जल जाएंगे। इनको बचाने का काम कौन करता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन गैसें अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो पृथ्वी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से क्या होगा? बर्फ़ें पिघलेंगी, बर्फ़ पिघलने से जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ने से सब कुछ डूब जाएगा, हम लोग डूब जाएंगे। बस यही चीज़ होगा। वायुमंडल का संगठन, यानी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें कितना % है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर क्या है,
सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन 21% है, यानी कि 78% क्या हो गया तो नाइट्रोजन हो गया, 21% क्या हो गया तो ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद आर्गन तीसरे नंबर पर आता है। अगर आज तक नहीं पता होगा तो आज कर लीजिएगा, 0.93% आर्गन आता है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी होती है, और बाकी सब 0.04% में आते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा तो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद से आपका आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ये ध्यान रखिएगा, इस सीक्वेंस को, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और धूल कण और सब कुछ होता है यहाँ पर, सब कुछ होता है इसमें। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ओके, पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, हमारे शरीर को नहीं चाहिए। हम सांस में केवल ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन सांस लेते समय तो ऑक्सीजन का कोई फिल्टर तो नहीं लगा हुआ है हमारे नाक में, वो तो हमारे फेफड़े में लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसको सांस लेते हैं और फिर बाहर जब छोड़ते हैं तो उन सारी गैसों को जो हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम नाक के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। और वे सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते। अब देखिए, पौधों को तो नाइट्रोजन चाहिए, उनके वृद्धि करने के लिए, उनके ग्रोथ करने के लिए उनको नाइट्रोजन तो चाहिए। अब वो डायरेक्ट ले नहीं सकते, तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनको राइजोबियम, ये कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये जो आप मटर वगैरह लगाते हो या दाल वगैरह लगाते हो उनके जड़ में पाया जाता है। तो ये राइजोबियम जो जीव होता है ये क्या करता है, वातावरण से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को भूमि में लाता है, जिससे भूमि में उनकी मात्रा बढ़ जाती है। और जब आप अगली बार दाल लगाया है इस बार खेत में और अगली बार आप धान लगाते हैं, आपको उसमें बाहर से नाइट्रोजन या यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें राइजोबियम जीव ने आधा काम कर दिया है, बस आप वहाँ पर ले जाकर उसको लगा दीजिए। ये काम पौधे खुद से नहीं कर पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों को जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे वे इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बदले जीवाणु को क्या मिला, जीवाणु ने परोपकार किया कि पौधों को नाइट्रोजन दे दिया, जीवाणु को रहने के लिए आवास मिल जाता है, यानी कि एक दूसरे के सहयोगी बनकर वो रहते हैं। आप आगे जाकर संबंधों को पढ़ेंगे कि संबंध किस प्रकार के होते हैं जीव के बीच में। जैसे कौवा और भैंस का संबंध आपने पढ़ा होगा कि कौवा जो है वो भैंस के पीठ पर बैठी रहती है और भैंस के पीठ से उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है, छोटे छोटे जीव जंतुओं खाकर, और भैंस के शरीर की सफाई हो जाती है। यानी कि क्या होता है, दोनों एक दूसरे के संबंधों को साझा करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। बीच बीच में ये अपडेट इंस्टॉल वाला पता नहीं कहाँ से आ जाता है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। ऑक्सीजन का एक साइकिल होता है, नाइट्रोजन का एक साइकिल होता है। साइकिल का मतलब क्या है कि इनका साइकिल निरंतर चलने वाला है। CO2 का एक साइकिल होता है जो परमानेंट चलता है। फॉस्फोरस का एक साइकिल होता है जो परमानेंट चलता है। इसको ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट साइकिल भी आपको कवर करवाऊंगा मैं। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अब जैसे देखिए, वृक्ष का क्या करते हैं, वृक्ष CO2 को लेते हैं, प्रकाश और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीजन प्लस H2O उत्पन्न करते हैं या ग्लूकोज वगैरह जो भी बनाते हैं वो। तो देखिए, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने ऑक्सीजन बनाया। इस ऑक्सीजन को हमने ग्रहण कर लिया। अब अगर आप पेड़ पौधे काट देंगे तो ये जो साइकिल है ऑक्सीजन का वो बिगड़ जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन बनाने की जो फैक्ट्री है वो कम हो जाएगी और ऑक्सीजन के उपभोग करने की जो फैक्ट्री है, ऑक्सीजन को खपत करने का जो फैक्ट्री है, हम लोग जो हैं, आप जो हैं, हम हैं या जीव जंतु जो हैं, उनकी संख्या बढ़ती ही रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन जो बनाते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो जिसका सप्लाई कम हो जाएगा उसकी डिमांड बढ़ ही रही है, यानी कि वो चीज़ क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। इसलिए साफ़ हवा क्या हो गई है, कॉस्टली हो गई है। समझ में आ गया? इतना ही आसान था जितना आसान मैंने आपको समझाया। चलिए आगे बढ़ते। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है जो पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। हम और आप लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उतना ही जो पेड़ पौधे हैं वो ले लेते हैं, और अगर वो उतना नहीं ले पाते हैं, अगर पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाते, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रदूषण फैल गया है।
ये वायुमंडल प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है और धीरे धीरे आपका वातावरण खराब हो जाता है। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत काम आएगा। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, ठीक है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए आ जाती है। जैसे गर्म वायु यहाँ पर था, वो तो ऊपर उठ जाएगी तो क्या होगा, आस पड़ोस की जो ठंडी वायु है वो यहाँ पर आकर इसका स्थान ले लेगी, क्योंकि खाली तो नहीं रहेगा, बिना एयर को तो जगह रहेगा ही नहीं, वहाँ जाती। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है और इस वायु चक्र को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या होता है इसमें। ये देखिए अलग अलग न्यूज़पेपर में जो कटिंग छपते रहते हैं। वायुमंडल की संरचना देखिए क्या है, ये है वायुमंडल, ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में आपको बताया था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। देखिए टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है यहाँ तक आते आते। उसके बाद से समताप मंडल है, इसमें टेम्परेचर कुछ देर स्थिर रहती है, फिर टेम्परेचर बढ़ने लगती है, फिर और बढ़ती है, उसके बाद से फिर से स्थिर हो जाती है। फिर जैसे ही आप ऊपर जाएंगे मध्य मंडल में, समताप मंडल के बाद से यहाँ पर देखिए समताप सीमा समाप्त हो जाती है। समताप मंडल के बाद जैसे ही मध्य मंडल में जाएंगे टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगी, बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगी, ये टेम्परेचर ही गिर रहा है। फिर बाह्य जो वायुमंडल, इसमें जाकर थोड़ी बहुत टेम्परेचर बढ़ती है, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ती ही चली जाएगी। अब आ जाइए यहाँ पर टेम्परेचर क्यों बढ़ी है समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर होता है, O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। ओजोन लेयर होता है जो क्या करती है, यूवी रेज को सोखती है। तो यूवी रेज के सोखने के कारण से यहाँ पर तापमान हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। हवाई जहाज़ क्यों चलती है समताप मंडल में, क्योंकि हवाई जहाज़ को यहाँ पर टर्बुलेंस वगैरह का सामना नहीं करना पड़ता है। बारिश, आंधी, तूफान, जो भी चक्रवात, जो भी कुछ आप देखते हैं मौसम संबंधी घटनाएं, वो सब के सब यहीं पर होती हैं। 10 किलोमीटर के हाइट तक ही होती है, 10 किलोमीटर के हाइट तक ही होती है। जो हवाई जहाज़ वगैरह है वो इस 10 किलोमीटर के ऊपर चली जाती है, जिससे क्या होता है, उन पे कोई भी नीचे आंधी आए, तूफान आए, टर्बुलेंस आए, चक्रवात आए, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव कब पड़ता है उन पर, दो ही समय में पड़ता है, जब वो लैंड कर रही होती हैं या जब वो टेक ऑफ कर रही होती हैं। जैसे अगर बारिश के मौसम में आप बैठे होंगे, कुछ दिन पहले ही मैं बैठा था, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। बारिश के मौसम अगर आप एरोप्लेन पर बैठेंगे तो एयरपोर्ट पर जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कितनी बारिश हो रही है, लेकिन 5 से 7 मिनट उसके उड़ने के बाद आपको बारिश दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि आप कहाँ पर होंगे, तो समताप मंडल में होंगे, क्षोभ मंडल से ऊपर होंगे। आपके नीचे से बादल गुजर जाएंगे, आपको ना तो बारिश दिखेगी ना कुछ, आपको चमकता हुआ सूर्य दिखेगा, बिल्कुल नीला सा आसमान दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो क्षोभ मंडल होता है उसी में सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं पृथ्वी से 10 किलोमीटर के ऊपर के हिस्से में। बाकी ये हिस्सा जो होता है बेहद शांत होता है, इसलिए इसमें वायुयान को उड़ाना बहुत आसान होता है। इस ग्राफ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है यहाँ पर, अगर मैं ढंग से बनाऊँ इसको, देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस है और ये क्या है, तो ये तापमान का है, ये ताप का है और ये डिस्टेंस का है। ग्राफ तो जानते ही होंगे, ताप ऐसे कम हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे कम हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। इसको इसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा। और प्लीज़ अगर आंसर पूछा जाता है मेंस में तो वहाँ पर बना कर आइएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये। चलिए पढ़ते हैं अब। वायुमंडल में 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। देखिए विषुवत पर आकर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, और जो आपका ध्रुव है, पृथ्वी चपटी है तो यहाँ पर ऊंचाई बढ़ जाएगी क्षोभ मंडल की, और अगर ध्रुव पर जाएंगे तो यहाँ पर ऊंचाई कम हो जाती है। दिख भी रहा होगा आपको, ध्रुव पर जैसे ही जा रहे तो यहाँ पर ऊंचाई कम हो जाती है। विषुवत पर चूँकि पृथ्वी का पेट फूला हुआ है तो उस पर वहाँ पर चपटी हो जाती है। क्या लिखा है अगला लिखा है इन्होंने कि हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वायु, वर्षा, कुहारा, ओलावर्षण इसी के अंदर होती है। फिर अगला है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग का समताप मंडल कहा जाता है, जो लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक, ये डिस्टेंस ध्यान में रखना है आपको, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं के से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। NCERT भी कभी कभी पगला जाती है, NCERT भी पगला जाती है। हानिकारक गैसों से नहीं, हानिकारक किरणों से, वेव से हमारी रक्षा करती है, जिसमें UV वेज होते हैं। सूर्य से कोई गैस नहीं आती है पृथ्वी तक।
अगला है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। कौन सा? तो मध्यमंडल होती है। यहाँ लगभग में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। मध्यमंडल में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, इसमें गैसें आयन के फॉर्मेट में मौजूद होती हैं, और जैसे ही मध्यमंडल में प्रवेश करती उल्का पिंडें तो जल जाती है। आपने उल्का पिंड को देखा होगा गिरते हुए पृथ्वी पर, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा सर्च करके। बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग होता है। बाह्य वायुमंडल में ही आयन मंडल होता है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैली होती है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैली होती है। रेडियो संचार जो होता है आपका, रेडियो संचार के लिए इसी परत का उपयोग होता है। किसका? तो बाह्य मंडल का उपयोग होता है, बाह्य मंडल का उपयोग होता है, ये ध्यान में रखिएगा। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। पृथ्वी से हम भेजते हैं वेव, यहाँ भेजा और यहाँ से यहाँ भेजा सैटेलाइट ने, यहाँ पर छोटी छोटी सैटेलाइट लगी होती हैं जो आप भेजती हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें अलग अलग परतें होती हैं। जो सूर्य की रोशनी के कारण से वो परतें क्या हो जाती हैं, दिन में कमज़ोर हो जाती हैं, और रात को क्या हो जाती है, तो रात को मजबूत हो जाती है। इसलिए अगर आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन आप पूछ सकते हैं घर में। अगर पहले के ज़माने में आपने रेडियो चलाया होगा तो रात को रेडियो FM बहुत ही बेहतरीन चलता था, और वो दिन में गड़बड़ा जाता था। लेकिन दिन में लोकल आकाशवाणी वगैरह तो चलते थे, जैसे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र तो चलता था। लेकिन दूर का अगर आप सुनना चाहते हैं कि FM वगैरह चल जाए, FM रेनबो या FM BFM वगैरह चल जाए, तो वो नहीं चल पाता था दिन में। हाँ, रात को आप सुन सकते थे। तो ये क्यों होता है? तो ये इसी कारण से होता है। इसमें अलग अलग परतें होती हैं, D परत, E परत, F परत, अलग अलग परतें होती है। ओके। फिर आपका बहिर्मंडल होता है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। जब वायु की पतली परत होती है, हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, बहिर्मंडल में तैरती रहती हैं। ओके। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम रिपोर्ट लिखिएगा। मौसम रिपोर्ट। मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क होता है? मौसम जो होता है प्रतिदिन के हिसाब से बदल सकता है, जबकि जलवायु जो होता है ये काफ़ी लंबे समय अंतराल में जाके परिवर्तन होता है, चेंज होता है। यही मुख्य रूप से इनमें फ़र्क होता है। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। मौसम जलवायु में परिवर्तन तो आपको पता ही होगा। तापमान अगला टॉपिक है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वायुमंडल का तापमान होता है। किसका होता है? तो वायुमंडल का होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहा जाता है। यानी कि वायु में जो हीट है और जो शीतलता है उसका जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसी को क्या कह दिया जाता है? तापमान कहा जाता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। ऋतुएं क्यों बदलती हैं? तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण से पृथ्वी के घूर्णन के परिक्रमण। बताइए, ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पूछा है आपसे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण से ऋतुएं बदलती हैं, या पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके कारण से बदलती हैं? तो परिक्रमण के कारण से ऋतुएं बदलती हैं। परिक्रमण के कारण से ऋतुएं बदलती हैं। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर काटती है उसके कारण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ओके। शीत ऋतु का अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होता है, ये बताने की चीज़ तो नहीं है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। जैसे सूर्य से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसमें से मैक्सिमम ऊर्जा को हम लोग वापस कर देती है पृथ्वी, लेकिन कुछ ऊर्जा अपने पास रह जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? आतपन कहा जाता है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। अब मुझे बताइएगा, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, इस पर सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ेगी? थी यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, उससे सबसे कम यहाँ पर। इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा यहाँ, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? आतपन कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पर अगर आप विषुवत से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो आतपन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस यही तो था, इसमें कौन सा 30 मार खान चीज़ है। आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ़ से क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुँचती, वो तो ठंडा ही रहता है, इसलिए बर्फ़ से ढका हुआ है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाए तो यह इतनी गर्म हो जाए कि यहाँ कुछ फसलें नहीं हो सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि नगर में कंक्रीट, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत सारी आबादी, इसके कारण से क्या होता है, वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोकते हैं, जिससे नगरों का तापमान जो होता है बढ़ जाता है। नगर और गाँव में तापमान का डिफरेंस होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या? तो पानी 0 डिग्री पर जम जाएगा, 100 डिग्री पर उबल जाएगा। आप भी अपना एक पैरामीटर बना सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम है क्या? आपका नाम है टिंकू, है ना? टिंकू आपका नाम है। टिंकू स्केल का आपने निर्माण किया। आपने बोला कि 10 डिग्री टेम्परेचर जब टिंकू स्केल पर होगा तो क्या होगा? वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। 0 डिग्री सी बराबर 10 डिग्री टी। टी मतलब टी फॉर टिंकू। तो आज से क्या हो जाएगा? अगर पानी को उबालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो आप गुना कर दीजिए, उतना पर ले जाना पड़ेगा। अब पानी जमेगी कहाँ पर? तो 10 डिग्री टिंकू पर जमेगी। इतना ही आसान था ये बनाना टेम्परेचर स्केल। आप भी अपने नाम का टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं अगर पहले आप पैदा हुए होते तो। अब तो इसका कोई संभावना है नहीं है, बहुत सारे स्केल बन चुके हैं। वायु दाब पर हम लोग आ जाते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि एयर प्रेशर जो होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को काउंटर करता है, और अगर वो काउंटर नहीं करेगा तो आपका शरीर जो है वो फट जाएगा। इसीलिए स्पेस सूट वगैरह जो डिज़ाइन किए जाते हैं उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि जहाँ पर एयर ना ही है, जैसे स्पेस में या अंतरिक्ष में जहाँ पर एयर नहीं है वहाँ पर भी शरीर को नुकसान ना पहुँचे और इंसान जीवित बचा रह सके। नहीं तो आपका शरीर जो है उसमें बहुत तेज़ी से रक्त का प्रवाह होता है और वो शरीर से बाहर भी आ सकता है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। या इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। जैसे आपका ये शरीर है तो इस पर चारों तरफ से वायु का दाब लग रहा है आपके ऊपर, अभी भी लग रहा है, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर भी लग रहा है वायु का दाब। और इसका काउंटर करने के लिए शरीर जो है वो भी बाहर की तरफ में दाब लगाती है। ये दोनों दाब जो है एक दूसरे को काउंटर करते हैं, इसलिए आपको अनुभव नहीं हो पाता इन चीज़ों का। ओके। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा जो दाब लगाए तो प्रेशर लगाए तो उसी एयर प्रेशर कह दिया जाता है। वायुमंडल ऊपर की ओर जाने पर दाब तेज़ी से गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर एयर कम है, तो एयर जहाँ पर कम है तो एयर का प्रेशर भी कम होगा। इसलिए पहाड़ पर जाते हैं तो कई सारे लोग कान बजते हैं, या फाउंटेन पेन जो होता है इंक वाले पेन वो बह जाते हैं इसी कारण से। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, जो ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित, क्षैतिज वितरण ही अब समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ। क्षैतिज का मतलब होता है ये वितरण। ओके। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जैसे विषुवत पर तापमान अधिक है तो वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने के बाद क्या होगा? वहाँ पर वायु का प्रेशर कम हो जाएगा। यह निम्न दाब का क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायु गर्म होने के बाद वहाँ से चली गई हैं। ये विषुवत है, यहाँ पर वायु गर्म हो रही है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है। हीट होने के कारण यहाँ से एयर चली गई है, तो यहाँ क्या है? यहाँ पर वॉइड क्रिएट हो गया है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर एयर का प्रेशर कम है, एयर का प्रेशर कम होता है। ठीक है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। निम्न दाब का मतलब होता है कि वहाँ पर बादल भरा हुआ होगा आपके आकाश में, और क्या होगा? मौसम हमेशा आर्द्र बना हुआ रहेगा। और अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ ऊपर आकाश में बादल नहीं रह सकते हैं। ओके। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, यानी बैठ जाती है। उच्च दाब के कारण अस्पष्ट व स्वच्छ आकाश होता है। उच्च दाब जहाँ भी आपको दिखे, जिस दिन आपको स्वच्छ आकाश दिखे तो आप समझ लीजिएगा आज एयर प्रेशर ज़्यादा है। जैसे ध्रुव है, यहाँ पर स्वच्छ आकाश दिखेगा कि बादल लगा हुआ आकाश दिखेगा? तो यहाँ पर स्वच्छ आकाश दिखेगा। यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा कम होगा? तो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हवाएं ठंडी होकर बैठ रही हैं, यहीं पर जमा हो रही है। जबकि विषुवत पर क्या है? गर्म होकर हवाएं यहाँ से चारों तरफ भाग रही हैं। यहाँ पर आपको बादल दिखेंगे आकाश से बहुत ज़्यादा। यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर बादल है आकाश में। सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है कर्क के समीप और मकर के समीप में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, न कि विषुवत पर। विषुवत पर दिन में एक बार बारिश भी होती है, आकाश में बादल भी होते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर इस कर्क और मकर की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है। ये चीज़ ध्यान में रह गया। हाँ, लेकिन वहाँ पर वर्ष भर एक ही मौसम होते हैं, जबकि कर्क और मकर पर मौसम में परिवर्तन भी होता है। ओके।
कितना कुछ मैंने समझाया है। कम ताप वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप वो बैठ जाती है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करती है। अब पवनों पर आ गए हैं हम लोग। अगला पवन किसको कहा जाता है, अभी मैंने बताया था आपको। तो जो वायु की गति है उसी को पवन कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, यानी कि हाई प्रेशर वाले एयर इलाके से लो प्रेशर की तरफ जो चलती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को पवन कहा जाता है। पवन की हमेशा दिशा होती है, जैसे पश्चिम की तरफ जो पवन आ रही है, पश्चिम की तरफ से जो आ रही है उसको पछुआ पवन कह दिया जाता है। आपने भी सुना होगा पछुआ पवन चल रही है। जो पूरब की तरफ से पवन आती है, ध्यान रखिएगा, जो पूरब की तरफ से आ रही है उसको क्या कहा जाता है, उसको पूर्वा पवन कहा जाता है। तो ये पवनों की हमेशा दिशा होगी, पवन होगी तो उसकी दिशा जरूर होगी। अब देखिए ये विषुवत है, ये भी क्या है, ये पूरा का पूरा पृथ्वी है। ये बेहतरीन फोटो है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से हवाएं चली गई हैं, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर लो बन रहा है। जो उच्च दाब है वहाँ पर हवाएं ठंडी होकर बैठ गई थी, यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है। एक चीज़ का और ध्यान में रखना है आपको, जो उत्तरी गोलार्ध होता है ये नॉर्दर्न गोलार्ध है और ये साउदर्न गोलार्ध है। नॉर्दर्न गोलार्ध में हमेशा हवाएं जो होती है वो इस प्रकार से क्लॉकवाइज जो है वो घूम जाती है, इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूम जाती है। और जो नीचे हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाती है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये हाई प्रेशर था और यहाँ पर लो प्रेशर था। हाई से लो की तरफ में यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। हवाएं चलना तो शुरू हुई, लेकिन चूंकि ऊपर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती, इसलिए हवाएं यहाँ पर घूम गई। अब ये देखिए ये कौन सा है, तो ये है पूरब, ये है पश्चिम। हवाएं ऐसे चल रही हैं, यानी कि किधर से आ रही हैं, तो पूरब से आ रही, तो ये पूर्वी पवन कहलाएंगी। ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये भी क्या था, ये भी आपका हाई प्रेशर का इलाका था। ये भी लो था, ये भी लो है। ये भी हाई हो जाएगा, ये भी लो हो जाएगा, ये भी फिर से हाई हो जाएगा। तो हाई लो का आप कर सकते हैं। जैसे आप एक बनाइए ऐसा, ये 0 डिग्री हो गया तो यहाँ पर लो हो जाएगा, कर्क रेखा पर हाई हो जाएगा, फिर उससे ऊपर लो हो जाएगा, फिर सबसे ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। एयर प्रेशर का बेल्ट अगर आप समझ गए तो पूरा ज्योग्राफी आप समझ गए, बहुत आसान होता है ये। अब देखिए क्या होगा, ये फिर से हाई है और ये लो है, तो यानी कि यहाँ से हवाएं चलनी शुरू होंगी, लेकिन इसको घूमना है चूँकि क्लॉकवाइज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, लो प्रेशर की तरफ में जा रही है। लेकिन ये इस बार कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो इसका दिशा ये है, क्योंकि देखिए इस प्रकार से चल रही है ये, यानी कि किधर से आ रही है, तो पश्चिम से आ रही, तो ये पछुआ पवन कहलाएंगी। सनातन पछुआ पवनें, यानी कि हमेशा बहने वाली पछुआ पवनें होती हैं। इसी प्रकार से हाई है तो यहाँ से नीचे की तरफ भी पवनें जा रही हैं, विषुवत की तरफ में। तो ये कौन सी होंगी, तो ये पूर्व पवन होंगी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जिनको कहा जाता है वो यही हैं। और देखिए नीचे पर दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवन जो होता है वो यही होते हैं, यही भारत में मानसून लाते हैं। जब ये विषुवत को पार करती हैं तो ये भारत की तरफ में मुड़ जाती हैं। शुरुआत में ऐसे ही चलती हैं, लेकिन फिर ये भारत की तरफ में मुड़कर भारत में मानसून लाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ से भी होगा, इसी प्रकार से यहाँ से भी होगा, इसी प्रकार से यहाँ से भी होगा। बहुत बेहद आसान है। हवाएं चल रही हैं हाई टू लो, बस यही देखना है आपको, बस यही देखना है हमें, हाई टू लो, बस हवाएं चल रही हैं। लो प्रेशर कहाँ पर बनता है, जहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर हवाएं गर्म होकर फैल जाती हैं, वहाँ पर लो टेम्परेचर होगा। जहाँ पर भी टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हवाएं बैठ जाती हैं, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा। अस्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिम और पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, इनको कहा जाता है अस्थायी पवनें। ये हमेशा ही चलती रहती हैं। मौसमी पवनें जो विभिन्न ऋतुओं के हिसाब से चलती हैं। भारत में जो मानसूनी पवनें आती है वो मौसमी पवनों का उदाहरण होती हैं। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष स्थान में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल से समुद्र की ओर जो समुद्र हवाएं चलती हैं, जैसे दिन में कहाँ से कहाँ, तो समुद्र से स्थल, और रात को कहाँ से, तो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र के गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिनको लू कहा जाता है? मार्च से लेकर मई तक में भारत में लू चलती हैं, जिनको गर्म पवनें कहा जाता है। ये क्या है, तो ये स्थानीय पवन है, ये भारत में ही केवल चलती हैं। चक्रवात के बारे में किसी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्द्रता क्या होती है, अब इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चिंता मत कीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको समझाऊंगा आपको ज़रूर, लेकिन पढ़ेंगे तभी तो मैं पढ़ाऊँगा ना, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे कोई पढ़ा सकता है। आर्द्रता क्या होती है, जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, जल जितने भी जगहों पर है वहाँ से उनका इवेपोरेशन होता है ना, वाष्पित हो जाते हैं वो, तो यह जल वाष्प बन जाता है।
वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहा जाता है। जो एयर है इसमें जब H2O के कण शामिल हो जाएंगे, एयर के साथ साथ जलवाष्प की मात्राएं शामिल हो जाएंगी, तो इनको क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कह दिया जाता है। आर्द्र वायु का मतलब होता है कि जहाँ पर हवा में क्या हो, पानी की मात्रा हो, जलवाष्प की मात्रा हो। ओके, बस इतना ही होता है आर्द्रता। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो हम उसको आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसका जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। अब मुझे बताइए, कोई गर्म वायु है तो वो ज़्यादा पानी को धारण करेगी, या जब कोई ठंडी वायु है वो ज़्यादा पानी को धारण करेगी? तो अवश्य ही जो गर्म वायु है वो पानी को ज़्यादा अपने अंदर धारण कर सकती है, यानी कि वो आर्द्रता को ज़्यादा ग्रहण करेगी। ये चीज़ तो क्लियर होगा। आर्द्रता, आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि एयर जो होता है, मान लीजिए एयर में ऑलरेडी पानी है और आपने कपड़े को सुखाने के लिए दिया, तो कपड़े से में पानी इवेपोरेट हो रहा है। तो इवेपोरेट उसको करेगा कौन? क्योंकि एयर में तो अपने आप ही पानी है। तो वहाँ पर क्या होता है, कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं। जैसे ठंड का मौसम जो होता है उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है, जैसे बरसात का जो मौसम होता है उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, हम असहज महसूस करते हैं। जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस दिन आपको पसीने वाली गर्मी जो लगती है वो ह्यूमिडिटी के कारण ही होती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। जैसे देखिए आर्द्र वायु है, यहाँ से जल का वाष्प जो है वो ऊपर उठ गया, ऊपर उठकर वो क्या होती हैं, एक पूरा का पूरा बादल का निर्माण करती हैं। और ये आर्द्रता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अंत में इनकी बूंदें जो हैं भारी हो जाती है। अब उनको ग्रेविटी खींचता है अपनी तरफ, तो ये क्या होती है, ये बूंदें गिरने लग जाती है इनमें से निकलकर, और यही क्या कहलाती हैं? संघनन के पश्चात यही वर्षा कहलाती है, वर्षा कहलाती है। ऊपर उठने पर क्या होता है, ऊपर उठने पर आपको पता है तापमान कम होता है क्षोभ मंडल में, तो ये ऊपर उठने पर क्या होता है, ये जलवाष्प जो है, जो अभी पृथ्वी पर गैस के फॉर्मेट में है, ऊपर ये लिक्विड के फॉर्मेट में आ जाती हैं। जलवाष्प को ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो लिक्विड बन जाती है। जलवाष्प को ठंडा करते हैं तो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड को गर्म करने पर जलवाष्प बन जाता है। तो यानी कि जलवाष्प जो नीचे से ऊपर गया है, ऊपर उठकर वो क्या बन जाएगी, वहाँ पर तो छोटे छोटे पानी के बूंदे बन जाएंगी और उनको ग्रेविटी खींचेगी अपनी तरफ, तो वही वर्षा कहलाती, उसी को वर्षा कहा जाता है। और कैसे मैं समझाऊं, मुझे बताइए। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती कि वायु में तैर न सके, तब वे बरसन के रूप में नीचे आ जाती हैं और हम क्या बोलते हैं कि बारिश हो रही है, ये इसी के कारण होती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन गुजरती है कई बार तो पीछे धुआं छोड़ जाती है। इनके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है। इनके इंजन से जो वर्षा की बूंदें, मान लीजिए आर्द्रता निकल रही है, वो क्या हो जाता है, वहाँ पर छोटे छोटे एरोप्लेन के पीछे बादल का निर्माण करती जाती हैं। इससे क्या दिखता है आपको, एक पूरी की पूरी लाइन दिखती रहती है। ये क्या है, ये बादल का निर्माण कर रही है कौन, तो एरोप्लेन कर रही है। उससे जो उससे जो नमी निकल रही है, एरोप्लेन से नमी निकल रही है, वो क्या करती हैं, बादल का निर्माण करती हैं। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर के लिए पथ के रूप में दिखाई देती है, तो आपको लगता है कि एरोप्लेन यहाँ से उड़ के गई है। पृथ्वी के जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे, जल संरक्षण, इन सभी में इनका मदद होता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा को 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। संवहनीय वर्षा कहाँ पर होती है, तो विषुवत पर आपको संवहनीय वर्षा देखने को मिलता है, विषुवत पर जो रोज़ वर्षा होती है। पर्वतीय इलाकों में पर्वतीय वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा जो होता है समुद्र तटों के किनारों में या मानसूनी प्रदेशों में चक्रवाती वर्षा आपको देखने को मिलता है। ये चैप्टर भी मैंने ख़त्म कर दिया, इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल को। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। 1 घंटे से कंटिन्यूअस बोलना पड़ता है पढ़ाने के लिए, और आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो मैं बंद कर दूँगा, सीधे से मैं कह रहा हूँ, और मैं क्या ही बोलूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।